बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सबके लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। खुश रहना चाहिए। हालात जो हैं इर्द गिर्द ऐसे नहीं हैं। लोग जो हैं इस टाइम बाहर गुफ्तगू करते जो दिखाई दे रहे हैं, आसपास आपके शहर में गर्मी के साथ साथ लोड शेडिंग की वजह से परेशान नज़र आ रहे हैं, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर आप उनको नज़रअंदाज करते रहें तो वो बड़ी चीज़ें नहीं बनती। उनको बड़ी चीज़ें भी हम खुद बना लेते हैं, और ये बहुत बड़ा मसला बन चुका है, क्योंकि मसला कहीं एक जगह पे नहीं है। जब आपको हर जगह मसाइल ही मसाइल नज़र आ रहे होंगे, बेरोज़गारी होगी, काम कोई नहीं मिल रहा होगा, घर आप जाएंगे आप परेशान होंगे, लड़ाई झगड़े होंगे, और फिर उस पर लाइट ना आ रही हो तो जी वो लड़ाई झगड़ा जो है वो अच्छा खासा संगीन भी हो जाता है। खैर, ये तो हर घर की कहानी है, हर घर की ये स्टोरी, और हर घर में यही सब कुछ चल रहा है। शहर की अहम खबरें आज हम डिस्कस करेंगे, अपने मेहमानों से भी आपकी मुलाकात करवाएंगे, और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि जी शहर की बक्कर मंडियों में आजकल हर किसी की कोशिश ये है कि कोई ऐसी जगह का पता चल जाए कि जहां से सस्ता जानवर मिल जाए। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि सस्ता जानवर कहां से मिलता है, हमने अपने रिपोर्टर्स की ड्यूटी लगा दी है जी, वो जगह ढूंढ निकालें, वो बक्कर मंडी ढूंढ निकालें, ताकि हम आपको बता सकें कि कहां से आप जाकर सस्ता जानवर खरीद सकते हैं। तो आपकी इस कोशिश में हम भी आपका साथ देंगे और आपको बताएंगे कि कौन सी मंडी में मैक्सिमम और मिनिमम प्राइस क्या है, कहां जाकर आप अच्छे जानवर की खरीदारी कर सकते हैं। तो अपडेट रखेंगे आपको ईद तक तमाम तर मंडियों की सूरत हाल से भी, शहर की सूरत हाल से भी। आगाज करते हैं सबसे पहले आज की टॉप स्टोरी से। पहली खबर, शहरी होशियार हो जाएं, कोरोना का भारतीय वायरस बड़ा खतरा, शादी हॉल्स रेस्टोरेंट फिर बंद करने पर गौर। महकमा ट्रांसपोर्ट सस्ती ट्रांसपोर्ट के लिए गैर संजीदा, फंड्स ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर। सस्ती अशिया की फराहमी का ख्वाब चकनाचूर, यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन नए मुआहदे करने में नाकाम। और मनशियात के आदी अफराद के इलाज का फैसला, रोजगार का इंतजाम भी होगा। जी तो नाज़रीन, ये थी आज की हमारी टॉप स्टोरीज। कुछ काम एक्चुअली बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं, और ये बहुत मुश्किल काम और बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है कि मनशियात के आदी अफराद का अपने इलाज भी करना है, उनको रोज़गार भी फराहम करना है। खैर, ये तो हमारी आज की लास्ट खबर है, इसकी तरफ आएंगे। आगाज़ करना है आज की पहली खबर से। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर कज़ाफ़ी भट्ट साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र। भट्ट साहब, ईद की तैयारी शेयरी कर रहे हैं? आपने छोड़े ईद की, आपने इतनी बड़ी खबर बताई और वो कह रही हैं आप सबसे आखिर पर डिस्कस करनी है। भट्ट साहब, ये बड़ी खबर है, लेकिन मुझे इसमें एज सच वो चीज़ नज़र नहीं आ रही कि ये हो सकेगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तो हम सिर्फ फैसलों तक की, बातों तक ही करते हैं। आप इतनी बड़ी खबर है कि मनशियात के आदी अफराद के इलाज का फैसला। बट साहब, इसको भी रोक दे, इसको हम एंड पे करेंगे। पहले वाली खबर जो है मुझे उससे बहुत खतरा नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर गैदरिंग्स होने जा रही हैं ईद की वजह से। हम देख रहे हैं जी सब लोग बकर मंडियों का रुख कर रहे हैं। खबर क्या है? शहरी होशियार हो जाएं, लाहौर के लिए बहुत बड़ा खतरा है, यानी लाहौरियों को होशियार होने की जरूरत है। कोरोना का भारतीय वायरस जो है वो बहुत बड़ा खतरा करार दिया गया है। बार बार ये चीज मेंशन की जा रही है। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि हमने सूरत हाल पर बहुत हद तक काबू पा लिया है, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोग इस तरह से भी बाहर फिर रहे हैं कि जैसे वायरस खत्म हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। ये तो अल्लाह ताला का खास करम है कि हमारे शहर में अब हालात बेहतर हैं, अस्पतालों में सूरत हाल बेहतर है। आपको हर रोज ये रिपोर्ट मिल रही है कि 1 या 2 डेथ्स हो रही हैं, लेकिन इस सूरत हाल को कंट्रोल भी हम ही ने रखना है। शादी हॉल रेस्टोरेंट बंद करने पर गौर किया जा रहा है। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि ये भारतीय वायरस है क्या, ये कितना नुकसानदेह है, लेकिन अब इंतजामिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी शहर की बकर मंडियों को लेकर, मवेशी मंडियों को लेकर? बट साहब, कितना एक्टिव होने की जरूरत है? देखिए, एक्टिव तो हमें बहुत ज़्यादा होने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट ने तो इंदिया दे दिया कि हम दोबारा से पहले वाली पोजीशन पे जा सकते हैं। आप ये देखिए, किसी भी जगह पे जो है वो जो SOPs तय किए गए थे हमने उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं किया, यानी कि जैसे ही सिचुएशन नॉर्मल हुई है
ہم نے ماسک بھی اتار دیے ہیں, سینیٹائزر کا استعمال تو ویسے ہی ختم ہو گیا ہے. میں نے کسی کے پاس سینیٹائزر نہیں دیکھا, ایون کہ معذرت سے میں نے بھی اپنی گاڑی سے سینیٹائزر نکال کے جو ہے بٹ صاحب یہ نا ایک ہیومن نیچر ہے. ایگزیکٹلی مطلب میں خود اتنی زیادہ ان چیزوں کی پابندی کرتی تھی کہ کہیں ماسک کے بغیر, اب میں سم ٹائم بھول بھی جاتی ہوں. کیوں ہم دوسروں کو تنقید کا نشانہ بنائیں, اپنی مثالیں بھی دینی چاہیے. آپ جتنی مرضی احتیاط کریں, جب آپ کو ارد گرد والے حالات نارمل لگتے ہیں نا تو آپ خود بخود ایک ایزی ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا اس کے اندر نا ایک چیز اور بھی ہے, میں آپ کو بتاؤں, میں عموماً ابھی بھی جیب میں ماسک لے کے باہر نکلتا ہوں. ریزن میں جب باہر نکلتا ہوں, بٹ سب لوگ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں کہ بس کر دیں, میں اسی پوائنٹ پہ آ رہا تھا کہ جب آپ 100 بندوں کے اندر اکیلے ماسک لگا کے گھوم رہے ہوں گے نا, لوگ آپ کو عجیب عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں. اور سب سے زیادہ یقین مانیں, کسی شادی میں آپ چلے جائیں, آپ نے ماسک لگایا اور کسی نے نہ لگایا اور سب لوگ آپ پر ہنس رہے ہوتے ہیں. وہ ہنس رہے ہوتے ہیں, مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. او ہونتے لا دے, او مک گئی کی کرنا پہ ہیں, لا ماسک چھڈ پرے, وہ کیڑا کرونا مک گیا, بس گرمی پہ گئی, وہ چھڈ رہن دے. یعنی کہ آپ بالکل یہ نارمل لوگوں کے رویے ہیں. ایگزیکٹلی, یعنی کہ نا آپ پوری اس گیدرنگ کے اندر نا وہ معذرت سے الو لگ رہے ہوتے ہیں کہ یار عجیب و غریبی بندہ بیٹھا, ماسک لا کے بیٹھا, باقی سارے اونجی پھرتے پہ نے. یہ اس کے بعد آپ مجھے بتائیں کون لگائے گا ماسک. مارکیٹ میں پہلے بھی ایس او پیز کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی تھی, اب تو دور کی بات ہے کہ مارکیٹ میں آپ چلے جائیں ویسے ہی ہے. اچھا بکر منڈیوں میں آپ چلے جائیں, وہاں پہ کسی قسم کا کوئی سماجی, وہاں پہ کس طرح سماجی فاصلہ بٹ صاحب ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی جانب سے یہ کہا گیا, کمشنر صاحب کی جانب سے کہا گیا کہ کیمپس لگائے جائیں گے باقاعدہ طور پر. اور آپ بھی جانتے ہوں گے لاہور میں تو ویسے ہی مہم چل رہی ہے #لاہور ویئر ماسک, کمشنر صاحب اس مہم کو لیڈ کر رہے ہیں. تو جب فری ماسک دیے جا رہے ہیں اتنی بڑی تعداد میں, تو ہمارا فوکس تو یہ پوائنٹ ہونے چاہیے نا کہ شہر میں جتنی ہماری مویشی منڈیاں لگی ہیں, ہمارے جتنی بھی مارکیٹیں بازار ہیں, جب وہاں پر مفت ماسک ہی پرووائڈ کر دیے جائیں گے تو میرا نہیں خیال کہ کوئی دکاندار جس نے دکان میں کوئی آ رہا ہے مفت ماسک پکڑانا ہے تو اس میں کیا قباحت ہے. سر ویسے تے میں صرف ہے جڑے ماسک ہے نا جڑے فری ونڈ دے پے نے, اے میں صرف کیمرہ تکر ہی ویکھے جے. میں بھی سارا دن شہر چ پھرنا ہے, مجھے تو کسی جگہ پہ کوئی نظر نہیں آیا کہ کوئی فری ماسک بانٹ رہا ہو. ابھی وہ کسی ڈونر نے کہا جی کہ ہم اتنے کروڑ ماسک دیں گے ہیں, اب دیکھیں گے وہ کہاں پہ ملتے ہیں اور ماسک کی کوالٹی وہ کیا ہوگی. ویسے تو وہ ملن گے نہیں, نہ کچھ ہونے سے WhatsApp بہتر ہے. میں کوالٹی ہو, میں اس چیز سر پہ تو بات نہیں کرتی. 5 روپے کا ماسک کسی کو بھی نہیں دکھتا, ہر بندہ لے لیتا, اور میرا خیال ہے ہر بندے کے پاس اپنا اپنا سٹاک موجود ہے. لوگوں کی گاڑیوں کے اندر آپ دیکھیں گے لوگوں نے اپنی گاڑیوں کے اندر رکھے ہوئے پاکٹس کے اندر, لیکن لگاتنا نہیں ہے. ریزن یہ ہے, لگانا اس لیے نہیں ہے کہ جب لوگ آپ کا مذاق اڑائیں گے, ان کو یہ نہیں پتا کہ اس مذاق اڑانے کے چکر کے اندر وہ ایک مرتبہ پھر اسی سچویشن پہ جا رہے ہیں جس ہم سچویشن سے نکل کر آئے ہیں. اور اب یہ جو بھارتی کرونا وائرس آ رہا ہے, مجھے تو اس کی ٹیکنیکلٹیز کا نہیں پتا, لیکن جس طریقے سے اس کے لیے ابھی ہم ڈاکٹر جاوید اکرم سے رابطہ کرتے ہیں, کیونکہ ہم جس طرح بہت ساری چیزیں مجھے نہیں پتا, آپ کو نہیں پتا, بہت سارے لاہوریوں کو بھی نہیں پتا, اس لیے بتانا بہت زیادہ ضروری ہے. تو ہم ڈاکٹر جاوید اکرم سے رابطہ کریں گے. لیکن بٹ صاحب مجھے یہ بتائیے گا 28 ویکسینیشن سینٹر کیوں بند کیے ہیں؟ اے تے ڈاکٹر صاحب بھائی دس سک دیجئے. ہماری آپ دیکھیں نا, میرا خیال دیکھیں, اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس ویکسین نہیں ہے. نہ شہریوں کے عدم دلچسپی پہ بند کیے گئے ہیں. شہریوں کی راؤ صاحب نے خبر دی ہے شہر میں فعال ویکسینیشن سینٹرز کی تعداد 30 رہ گئی ہے, اور ابھی تک تاحال 19,42,582 شہریوں نے ویکسینیشن کرائی ہے. تو جب شہری نہیں آ رہے ہیں تو عدم دلچسپی کی بنا پر شہری تو اس وقت وہاں پہ جائیں گے نا جب آپ ان کو اچھا ٹریٹ کریں گے. جب آپ نے پچھلے دنوں جو بلنڈر کیا ہے, جو آپ نے بند کیا ویکسینیشن سینٹر, اور اس کے بعد وہاں پہ جس طرح وہ پنجابی چ کہندے نے کڑمس پہ لوکاں دا, تو مجھے آپ بتائیں کون سا شہری جائے گا, کون سا شہری جائے گا جب آپ ان کو, یعنی کہ ایک طرف آپ کرونا ویکسینیشن کر رہے ہیں لیکن وہاں پہ نہ سماجی فاصلہ آپ برقرار رکھوا رہے ہیں, آپ ویکسینیشن سینٹر بند. اچھا جی, ڈاکٹر جاوید اکرم نے ہم سے رابطہ کیا, ان کے پاس چونکہ وقت کم ہے تو سب سے پہلے ہم انہی سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, کیا حال چال ہیں آپ کے؟ جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. بڑا خطرہ قرار دیا جا رہا ہے یہ بھارتی وائرس کو, تو روشنی ڈالیے گا یہ وائرس کس نیچر کا ہے, اور جو ابھی کووڈ ہمارے ہاں یہاں پر ہے شہر لاہور میں اسپیسیفکلی جو پیشنٹ تھے, کس طرح سے یہ اس وائرس سے مختلف ہے اور کتنا خطرناک ہے؟ بہت شکریہ جی. یہ وائرس تو وہی ہے جو کووڈ-19 کا ووہان سے شروع ہوا 2019 دسمبر میں, لیکن ظاہر ہے یہ ایک RNA وائرس ہے اور بہت بڑے سائز کا وائرس ہے.
اور اس کی جو میوٹیٹنگ پاسبلٹیز ہیں یا موٹیٹنگ پوزیشنز ہیں جہاں یہ اپنی ساخت بدل سکتا ہے وہ 45,000 ہیں، 39,000 ہیں. تو یہ تو ایکسپیکٹڈ چیزیں ہیں کہ یہ اپنی ساخت بدلتا رہے گا اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے اور انسانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے. یہ اپنی جسامت بھی بدلے گا اور اپنی ویریشن بھی لائے گا RNA میں، کہ اس کا جو لگاؤ ہے وہ کئی گنا بڑھ چکا ہے جب سے شروع ہوا ہے. کیونکہ پہلے B117 جو پاکستان میں ابھی بھی سب سے پریڈومیننٹ ہے، جو UK ویریئنٹ جس کو کہتے تھے، اب جو اس وقت بھارتی ویریئنٹ ہے جس کو ہم ڈبل میوٹینٹ بھی کہتے ہیں اور ڈیلٹا وائرس بھی کہہ رہے ہیں، یہ بیسیکلی اس کو B1.617.2 اس کا ہے نام. اور یہ اس میں کوئی 13 کے قریب میوٹیشنز ہیں، کوئی 12 کے قریب ویریشنز ہیں RNA میں. اس کی وجہ سے جو اس کا لگاؤ کا چانس ہے ایک سے دوسرے انسان کو وہ تقریباً 3 گنا بڑھ چکا ہے. اور ساتھ اس کی پرابلم یہ ہے کہ یہ جب لگتا ہے کسی کو تو وہ وائرس کی جو مقدار ہوتی ہے، کوانٹٹی ہے، وہ بہت زیادہ لگ جاتی ہے. تو وائرس کا چیلنج باڈی کو بہت زیادہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ظاہر ہے باڈی میں سوزش لنگز میں کئی گنا بڑھ جاتی ہے اور پھر ڈیتھ ریٹ یا موٹیلٹی بھی بڑھ جاتا ہے. تو اس کے لیے تو ظاہر ہے جو پاکستان اور لاہور میں جو ٹرینڈ چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ کم ہوتی ہے بیماری تو اس کو پرسیو یہ کر لیا جاتا ہے کہ یہ ختم ہی ہو گئی ہے، اور پھر یہ وینجنس کے ساتھ آتی ہے. تو جب وینجنس کے ساتھ آتی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ کئی زندگیاں بھی لے لیتی ہے اور بہت لوگوں کو نقصان بھی پہنچاتی ہے. میرا خیال ہے کہ یہ ایک کانسٹنٹ فینومینن ہے جس سے ہمیں 3 سے 4 سال نپٹنا پڑے گا، اور نپٹنا ایسے ہی پڑے گا کہ اپنی ترجیحات میں خواہشات کی قربانی دینی پڑے گی، چاہے وہ برتھ ڈے ہو، چاہے شادی ہو، چاہے جم ہو، چاہے کوئی کہیں ایگزیکٹلی ڈاکٹر صاحب آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا. ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ تو بتا دیا کہ یہ وائرس کس ساخت کا ہے، کتنا خطرناک ہے اور اس سے آپ کو کتنا محتاط رہنا ہے. اب نیکسٹ خبر یہ ہے ہمارے پاس کہ ویکسینیشن سینٹر کیونکہ اسپیسیفکلی لاہوریے جو ہیں وہ عدم دلچسپی دکھا رہے ہیں تو شہر میں ویکسینیشن سینٹر جو ہیں وہ بھی بند کرنا پڑے ہیں. ویکسینیشن لگوانے کے لیے جو ہے دلچسپی 28 ویکسینیشن سینٹر جو ہیں شہر کے بند کرنا پڑے کیونکہ لوگ ہی نہیں آ رہے ویکسینیشن کرانے کے لیے. تو کتنی ضروری ہے ویکسینیشن، اس پہ بھی ذرا روشنی ڈال دیجیے گا. دیکھیں ویکسینیشن انتہائی ضروری ہے. اس مرض میں ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی محفوظ نہیں ہے جب تک سب لوگ محفوظ نہیں ہیں. تو ایک بھی یا 2 بندے بھی پیچھے رہ جائیں گے جنہوں نے ویکسینیشن نہیں لگائی، وہ پھر سب کو کے لیے خطرہ بنیں گے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ویکسین ہم صرف اس لیے نہیں لگواتے کہ اپنی زندگی بچانی ہے، اپنی جان بچانی ہے اور بیماری سے بچنا ہے، اس لیے بھی لگاتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد کے لوگ اور پورا لاہور اور پورا پاکستان اور پوری دنیا سے یہ وائرس رخصت ہو سکے. جب تک ہم 80% لوگ لاہور کے جو کہ بنیں گے تقریباً 1.5 کروڑ لوگ وہ نہیں لگوا لیں گے، یا پاکستان میں 16 کروڑ لوگ نہیں لگوا لیں گے، یہ ہم ہرڈ امیونٹی جہاں ہم یہ نہیں کریٹ کر سکتے. اور جب دنیا میں تقریباً کوئی 5 ارب لوگوں کو نہیں لگ جائے گی تو یہ نہیں، کیونکہ یہ آؤٹ بریک ہوتی رہے گی. اور ہمارے پاس ریس اگینسٹ ٹائم ہے، ایک ونڈو ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک ہمیں ٹائم دیا ہے، آزمائش ہے ہمارے لیے کہ یہ ٹائم ہے، اس میں آپ لگوا لیں، ورنہ تو یہ جس طرح اپنی ساخت بدل رہی ہے تو ویکسینز بھی ناکارہ ہو جائیں گی. اس لیے ہمیں ریس اگینسٹ ٹائم ہے. ڈاکٹر صاحب بٹ صاحب کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں. جی بٹ صاحب کہیے گا. ڈاکٹر صاحب قذافی بات کر رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب مجھے ایک تھوڑی سی کلیریفیکیشن چاہیے. یہ جو بھارتی وائرس ہے پچھلے دنوں ایک یہ چیز بڑی گردش میں ہے کہ یہ ایک بلیک سپاٹ بھی کوئی بھارت کے اندر جو پیشنٹ سے ان کو نکلاتا تھا جس کی وجہ سے ان کے نتنے یا جس جگہ پہ وہ نکلتا تھا اس کو کاٹنا پڑ جاتا تھا. تو کیا یہ اس سے مشابہت رکھتا ہے یا یہ جو نارمل جس طرح آپ نے بتایا یہ اس ٹائپ کا ہے؟ دیکھیں مطلب جس چیز کی آپ بات کر رہے ہیں وہ میوکور مائکوسس ہے جس کو بلیک فنگس کہا جاتا تھا. جی بالکل بلیک فنگس وہ اس وائرس کی وجہ سے کم ہوتا ہے، ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کا بھی قوت مدافعت سے امیون سسٹم سے تعلق ہے. لیکن وہ زیادہ تر ہوتا ہے جو ہم کورٹیسون استعمال کرتے ہیں، اس کی علاج میں بے دریغ استعمال ہوتی ہے. انفارچونیٹلی لاہور میں اور پاکستان میں لوگ خود بھی کھا لیتے ہیں، کوئی کویک بھی ان کو کہتا ہے، حکیم کہہ دیتا ہے، یا کوئی مستند ڈاکٹر بھی کہہ دیتا ہے.
تو وہ بجائے اس کے کہ دیکھیں ایک ریکوری ٹرائل تھا ہمارا جس میں ہم نے شو کیا تھا کہ اس کا تھوڑا بہت فائدہ ہے کورٹیسونز کا سوزش کا بہت سیریس بیماری میں، لیکن ادھر بے دریغ اس کا استعمال ہوا، جن کو کھانسی بھی آئی انہوں نے بھی کورٹیسون شروع کر دی. اس کی وجہ سے امیون سسٹم جب آپ کا ڈاؤن ہوتا ہے تو یہ جو کالی فنگس ہے یہ بہت بڑھ جاتی ہے اور یہ جان لیوا بھی ہو جاتی ہے. جیسے آپ نے کہا یہ کینسر کی ٹائپ بن جاتی ہے کہ اس کا صرف علاج یہ رہ جاتا ہے کہ ناک کاٹ دیا جائے یا گلا کاٹ دیا جائے یا یہ ساری چیزیں کاٹی جائیں تو پھر ہو جاتی ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بلیک فنگس ہے یہ پاکستان میں بھی بہت ہے اور جتنے کیسز بھی ہم نے دیکھے ان میں کورٹیسون کا بے دریغ استعمال کیا گیا. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب، آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. اور آئی تھنک ڈاکٹر صاحب نے وہ چیزیں بتائی ہیں جو ہمارے لیے بھی بہت زیادہ نئی تھی. آپ لوگوں کے لیے کلیئر کرنے کا مقصد کیا ہے، احتیاط کریں. تو کچھ ڈاکٹر صاحب کی چیزیں میں ریپیٹ کرنا چاہوں گی تاکہ آپ لوگوں کو ہم میکسیمم انفارمیشن دے سکیں. فی الحال بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جوائن کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. شہری ہوشیار رہیں. ڈاکٹر جاوید اکرم کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی، جس طرح سے انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس ویکسینیشن کے علاوہ تو آپشن کوئی نہیں ہے. جی آپ نے ویکسینیشن ہر صورت کرانی ہے اگر آپ نے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے. دوسرا یہ جو بھارتی وائرس ہے یہ اپنی 16 دفعہ جو ہے ساخت بدلتا ہے، یعنی یہ 13 گنا جو ہے یہ ڈیلٹا وائرس اس کو کہا جا رہا ہے. یہ اتنا خطرناک ہے کہ آپ کو یہ کسی نہ کسی صورت میں کسی نہ کسی ساخت میں نظر آئے گا اور اس کا جو ہے وہ خطرہ بہت زیادہ ہے. ہمارے ہاں شہر لاہور میں اسپیسیفکلی جو ہم نے دیکھا جس وائرس کا شکار ہوئے ہیں، جس ساخت کا شکار ہوئے ہیں لاہوریے، اس سے یہ 13 گنا کہا جا رہا ہے کہ جی زیادہ خطرناک ہے بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے. تو آپ لوگوں نے احتیاط کرنی ہے. ویکسینیشن سینٹر کے حوالے سے ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ 28 ویکسینیشن سینٹر بند کرنے پڑے ہیں. آلدو کہ ویکسینیشن سینٹرز بھی مسائل ہوں گے، ویکسینیشن کی کمی بھی ہے، لوگوں کو پریشانی بھی ہے، لیکن کوشش یہ کیجئے کہ آپ لوگ ٹائملی جو ہے ویکسینیشن کروا لیں تاکہ آپ اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں. خیر اب ہم اس خبر کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. ضرور احتیاط کیجئے اور جن لوگوں نے خاص طور پر مویشی منڈیوں میں جانا ہے، خواتین جنہوں نے بازاروں میں جانا ہے، ضرور احتیاط کریں. بچوں کو مویشی منڈیوں میں مت لے کے جائیں. اگلی خبر ہمارے پاس کیا ہے جی؟ محکمہ ٹرانسپورٹ سستی ٹرانسپورٹ کے لیے غیر سنجیدہ کس میں ہے ویسے؟ فنڈز اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر ہیں. بٹ صاحب سستی ٹرانسپورٹ کے لیے غیر سنجیدہ، مجھے بتا دیں، مجھے تو مہنگی کے لیے بھی سنجیدہ نظر نہیں آ رہے. دیکھیں میں ابھی جب آفس آ رہا تھا تو آج مجھے جو ہے نا میں نے جو یہ میٹرو بسیں چلائی گئی ہیں دوسری والی جو سڑک پہ دوڑ رہی ہیں، دوسری والی نہیں، میں نے ان کے پیچھے دیکھا وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ حکومت پنجاب اس بس کے اوپر اتنے سالوں سے اتنے سالوں تک کی سبسڈی دے رہی ہے. یہ باقاعدہ حکومت پنجاب کا اس بس کے پیچھے نوٹیفیکیشن لکھ کے لگایا ہوا ہے، میسج لگایا ہوا. آپ اندازہ لگائیں کہ لوگوں کو پتا چل جائے. یس آپ یہ دیکھیں کہ یعنی کہ یہ اس حد تک سنجیدہ ہے کہ لوگوں کو یہ بتا رہی ہے کہ جناب ہم اتنے کروڑ روپیہ سبسڈی دے رہے ہیں. اب ان بسوں کی حالت کیا لگے لوگوں کو آپ کی سبسڈی سے؟ جب لوگوں کو آسان سفری سہولت ہی نہیں ملے گی، لوگوں کو آپ سبسڈی کے نام پر مہنگی ٹرانسپورٹ دے رہے ہیں، جب لوگوں کو کرائے زیادہ دینے پڑیں گے تو پھر یہ نام کی سبسڈی لوگوں کو اس سے کیا لگے؟ مجھے صرف یہ بتا. نہیں آپ دیکھیں نا عثمان علیم روزانہ کوئی نہ کوئی میٹرو بس کی کوئی نہ کوئی وہ سٹوری دیتا ہے، فلاں جگہ پہ میٹرو بس کو آگ لگ گئی، یا میٹرو بس کی کنڈیشنز یہ ہیں کہ ان کے اے سی نہیں چل رہے ہیں، اگر اے سی نہیں چل رہے ہیں تو کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں. یعنی کہ گورنمنٹ اس حد تک سنجیدہ ہے کہ آپ کو سہولیات نہیں دینی ہے. ترجیحات ان کی یہ نہیں ہے کہ عوام کو سہولت پہنچانی ہے، ترجیحات ان کی یہ ضرور ہے مہنگائی ضرور کرنی ہے، جیبوں میں سے رقم عوام کے ضرور نکالنی ہے، لیکن ان کو سہولیات فراہم نہیں کرنی ہے. اب 60 کروڑ روپے صرف ملے ہیں. آپ مجھے بتائیں 60 کروڑ روپے میں کتنی بسیں آ جائیں گی؟ 60 کروڑ روپے میں آپ کو بتاؤں 10 بسیں بھی نہیں آنی ہیں. وہی میں کہہ رہی ہوں، آپ تو بات کر رہے تھے الیکٹرک بسوں کی اور اب آپ 60 کروڑ روپے دے رہے ہیں سر. الیکٹرک بساں میرا حال ہے چلان گے وہ جڑیاں بجلی دیاں تاراں ہیں نا وہ بیٹری دے وچ لا کے ننگ کر کے بس وہ این جی چلے گی الیکٹرک بسیں، اس کے علاوہ نہیں چلیں گے. اور 60 کروڑ روپے میں کہتا ہوں اونٹ کے منہ میں زیرہ بھی نہیں ہے. کتنی بسیں؟ میں نے آپ کو کہا 6 بسیں بھی نہیں آنی ہیں اس کے اندر.
पुरानी जो बसें रिपेयर इन्होंने वो करवानी नहीं है। जो प्राइवेट सेक्टर की थोड़ी बहुत सड़कों पे चल रही हैं वो सही, उस दिन उस्मान अलीम ने लिखा कि मौत का रक्स जो है ना वो सड़कों के ऊपर हो रहा है, यानी कि वो चलती फिरती कब्रें हैं जो सड़क पर चल रही हैं इस वक्त, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, यानी कि बॉडी उनकी टूटी हुई है, घसीटे मार मार के वो चलाई जा रही है। लेकिन चूंकि लोग मजबूर हैं उन बसों के अंदर सफर करने के लिए, हर बंदे के पास कन्वेंस नहीं है। हर बंदा जो है वो शाह आलम मार्केट से ठोकर नियाज बेग तक जो है वो पैदल नहीं जा सकता, साइकिल पर वो नहीं जा सकता। पेट्रोल है, पेट्रोल महंगा, हर बंदा ठीक है बाइक और फिर रिक्शा वगैरह या दूसरी ट्रांसपोर्ट में वो इतने भारी भरकम किराए नहीं दे सकता। फिर आपके पास ऑप्शन क्या रह जाती है, ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट एग्जैक्टली, जिस पर आपने अगर सफर करना है तो आपको अपनी जिंदगी दांव पर लगा कर लेकिन अगर आप ट्रांसपोर्ट वालों से बात करेंगे वो आपको सब अच्छा है दिखाएंगे। सर गाड़ियां इतनी नाकारा हैं, सीटें अभी रस्सियों के साथ बांधी हुई, हमने अपने पिछले प्रोग्राम्स में दिखाई हैं कि किस तरह से रॉड है उनके साथ सीटों को बांधा हुआ है, लोग खड़े होकर सफर करने पर मजबूर हैं, खिड़कियां टूटी हुई हैं, आपकी मेट्रो बस के हालात इतने खराब हैं। आप कौन सी सस्ती ट्रांसपोर्ट की, कौन सी सस्ती सहूलत की, कौन सी सब्सिडी की बात कर रहे हैं, समझ से बाहर हैं ये चीजें। नहीं, वो आप समझे ना आए तो बेहतर है, क्योंकि हुकूमत भी यही चाहती है कि लोग किसी चीज को मत समझे, जो वो समझा रहे हैं वो समझ ले। नहीं वो भी नहीं, वो कहते हैं वो समझे ही कुछ, वो भी समझ में नहीं आता। बट साहब बिजली है, वाफर है, कहा जाता है, रात सारी लाइट नहीं आती, फिर मुझे नहीं समझ आता आप नई बसें खरीद रहे हैं। अच्छा मुझे 2 मिनट देंगे, 2 मिनट नहीं सिर्फ चंद सेकंड देंगे। मुझे रात सोते हुए ना बड़ी जोर की शेरो शायरी आ गई, पता नहीं कित्थों आ गई। हूँ शायर हजरात के साथ माजरत के साथ सुनिएगा। आसमान भी आग बरसाता है और जमीन भी आग बरसाती है, लोड शेडिंग का अजाब भी है, पर आपने घबराना नहीं। बिजली भी नहीं आएगी लेकिन बिल जरूर आएगा, लेकिन आपने घबराना नहीं। आटा, दाल, चीनी, टमाटर, अदरक मिलेगा महंगा, पर आपने घबराना नहीं। ये व्हाट्सएप आपने मेरी अगली खबर भी जो है ना वो भी साथ ही अपनी शेरो शायरी में कवर कर लिया। वाकई ये हालात है, लेकिन घबराना नहीं मेरी समझ से बाहर है कि क्यों नहीं घबराना इतने बुरे हालात में। खैर हमने महंगी अशिया की भी बात करनी है। अभी एक हमारे पास अहम खबर है वो आपके देते हैं। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के तलबा ने लाहौर गैरिजन में पाक फौज के साथ एक दिन गुजारा है, और आपको ये बताएं कि ISPR के मुताबिक प्रोग्राम का मकसद तलबा को पाक फौज के उमूर से आगाह करना है। सगीर चौधरी हमारे साथ मौजूद होंगे टेलीफोन लाइन पर। जी सगीर चौधरी बताइएगा। देखिए, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी के तलबात ने लाहौर गैरिजन का दौरा किया है और पाक फौज के साथ एक मसरूफ दिन गुजारा। ISPR की जानिब से कहा गया है कि प्रोग्राम का मकसद तलबात को पाक फौज के अमूर से आगाह करना है और तलबा को पाक फौज के तंजीमी ढांचे और दफाई सलाहियतों के बारे में भी आगाह किया गया। तलबात ने जो है वो टैंकों की सवारी की और आर्मर्ड गाड़ियों में खुशी दिलचस्पी का इजहार किया। इसके अलावा तलबा ने पाक फौज की जो पेशा वराना महारतें थी उनके हज़्म हौसले को भी सराहा। ISPR की जानिब से ये कहा गया है। ठीक है जी सगीर चौधरी, थैंक यू सो मच, आपने तफसीलात से आगाह किया, आपका शुक्रिया। भट्ट साहब ने तो रात को जो शेरो शायरी की सुना दी, अब वो लोग जो कि ख्वाब देख रहे थे सोए हुए कि उनको सस्ती अशिया भी मिल जाएंगी, उनका ख्वाब भी चकनाचूर हो गया। इस खबर को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और आपको बताएंगे कि महंगाई किस हद तक बढ़ गई है। हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे और अगली खबर हमारे पास क्या है जी। ट्रांसपोर्ट सस्ती फराहम करने में गैर संजीदा है हुकूमत, ये तो हमने पहले बात कर ली, लेकिन अब सस्ती अशिया की फराहमी की बात कर लेते हैं। और आज सस्ती अशिया की फराहमी की जो बात की जा रही है तो यूटिलिटी स्टोर की बात की जा रही है, जहां पर नए मुआहदे नहीं किए गए। नए मुआहदे नहीं किए गए तो क्या हालात होंगे? जब पुराने हालात, जब मुआहदा चल रहा था तब हालात क्या थे? बट साहब तब भी हमें कोई अच्छी खबर नहीं मिल रही थी यूटिलिटी स्टोर से। खबर दे विच लिखा आया वजीर आजम ने अशिया जरूरिया की किल्लत का नोटिस ला लेता और माफी दे दियो। जो तुसी ये करवा देंदे हो ना कि नोटिस ले लिया, प्राइम मिनिस्टर नोटिस ले लें और जेडी थोड़ी बहुत चीज मिल रही होंदी है वो भी नहीं मिलती जे, क्यों कर दे हो इस तरह? मैं समझने से कासिर हूं क्यों करते हैं। मैंने 2 हफ्ते पहले कहा था लोगों को, मैंने कहा था चीजें स्टोर कर लें, चीजें स्टोर, लोगों ने नहीं ना मनी। हुण भुगतो
सर सब्जियां अच्छी खासी महंगी हो तो गई हैं। सारी ईद आ रही है, बड़ी ईद आ रही है, कुर्बानी नहीं होनी बकरियां दे नाल और नाल। मतवातर हम ये खबरें आपसे बैक टू बैक शेयर कर रहे हैं। घी की कीमत में इजाफा, घी की कीमत में इजाफा। अब होगा क्या जी, सस्ता घी खरीदने के लिए जब आप यूटिलिटी स्टोर का रुख करेंगे तो शहर के 100 से ज्यादा यूटिलिटी स्टोर पर 3 हफ्ते से घी, चीनी और आटा फराहम ही नहीं किया जा रहा। क्या लेने के लिए जाएंगे यूटिलिटी स्टोर पर लोग? सर तुसी कुर्बानी करोगे हुन जिहड़ी कलेजी भुन के खानी है उस दिन ईद वाले दिन, वो किस तरह खाओगे? कोलियां ते रख के भुन के खाना फिर हुन ऑप्शन ही आपके पास कोई नहीं रह तो गया। फिर? वैसे ये आपने अच्छी रेसिपी बता दी है। कोयले ते बिल्कुल। अब लोग क्या करें जब उनके पास सर सस्ती मेरी अशिया गल ही नहीं सुनो, होगी। कोयले ते जदों तुसी गोश्त भी रखोगे, जदों तुसी कलेजी भी रखोगे, हल्का हल्का मेहमान जरूर आपके और व्हाट्सएप सर चले ऑयल जाएंगे, ते लेकिन लाना व्हाट्सएप पेगा कुछ उन्हों। सीरियस नौयत की बात कर ले। मैं वाकई परेशान हो रही हूँ कि आपने पहले घी महंगा कर दिया और आपने बताया कि जी मुख्तलिफ ब्रांड्स के घी की कीमत में 15 से 20 रुपए का इजाफा। ये 2 दिन पहले की खबर हमने शेयर की है। अच्छा जी, घी महंगा हो गया, चले लोग महंगा घी भी खरीद लें। अब जब आपके स्टोर्स पर फराहम ही नहीं किया जाएगा घी, आटा, चीनी, बेसिक चीजें हैं, तो किस तरह से लोग बेचारे जो हैं वो ईद मनाएंगे? ईद तो खैर क्या मनानी है इतनी महंगी चीजों के साथ, किस तरह से लोग खरीदारी कर सकते हैं? आपको किसने कहा लोग ईद नहीं मनाएंगे? आप मुझे कहती गैर संजीदा ना हुआ करें। मैं गैर संजीदा नहीं हूं, मैं संजीदा ही बात कर रहा हूं। इतना संगीन किस्म का सर मसला है। संगीन नहीं है ना, देखे ना लोग आदी है, लोग आदी हैं। आप मुझे चले क्या करें लोग फिर आदि हैं? आप कहते हैं लोग चीजें खरीद रहे हैं, तो खरीदेंगे ना लोग, घी कैसे चीनी नहीं? खरीदना बंद कर खरीदेंगे दे। ना, खरीदेंगे सर ना। बंद कर दे खरीदना। सर मेरी बात सुने, जो शऊर वाली कौम होती है ना वो अपने आप को तब्दील करती है। बट साहब आप कितनी देर चीनी नहीं खरीदेंगे? सर ना कितनी देर खरीदे घी ना नहीं ना खरीदेंगे? मेरी बात सुने, मैंने फिर आप मुझे फिर गैर संजीदा होने पे मजबूर कर देती हैं। भाई चीनी नहीं खाओगे तो मर जाओगे। सर चले चीनी आप कम इस्तेमाल कर लेंगे, कम करेंगे ना, नीचे कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ेगा ना। मैं आपको बताऊं 1 महीना 2 महीना आप ये करके सर तो देखें। माजरत के साथ किसी पे कुछ असर नहीं होने वाला। आप लोगों को कहते घी कम इस्तेमाल कर लें, आप लोग कहते यही आटा तो कम मसला है इस्तेमाल ना। कर लें, किस पर असर होगा? सर यही कह रहा हूं ना, यही तो कौन इशू है। नोटिस लेगा? अगर आप ये कहें कि ये नोटिस लेके ये हाल है बट तो यही कह रहा हूं ना, अगर आप ये समझें कि हुकूमत नोटिस लेगी, मैं आपको बताऊं हुकूमत के सर के ऊपर जून नहीं रिंगेगी। हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ता कि अवाम खरीदती है या नहीं खरीदती है। किसको फर्क पड़ेगा फिर? कौन जिम्मेदार है? अवाम को फर्क पड़ना ना, लेकिन अवाम भी जिनसे है ना वो बेहिस है ना। सर वो भी तो अवाम बेहिस है को ना। फर्क पड़ने से चीजें सस्ती तो नहीं होंगी ना, नहीं होंगी, कुछ बिल्कुल नहीं रियासत होंगी। की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रियासत है आपके मुल्क में? पहले आप मुझे ये बताइए, आपने बात ही आपके खत्म कर मुल्क दी। के अंदर रियासत नाम की कोई चीज है? अब इसमें मैं क्या कमेंट करूं, आपने बात ही खत्म कर दी। मैं वही कह रहा हूं ना, यहाँ तो हुकूमत है तो आप मुझे बताइए ना, किसी की रिट है तो आप मुझे बताइए ना। अभी तो ये देखे ना, तो आटा, घी, चीनी, मिसालों की कीमतें जो हैं वो जो है वो मैंने कहा था स्पेशली हम शहजाद के साथ शो करेंगे और बताएंगे कि अखबारी मंडी में ईद से कबल मिसालों सर आपको प्याज नहीं मिलेगा। मैं आपको बताऊं आपको प्याज नहीं मिलेगा। अभी टमाटर जो है वो सस्ता, मैंने इसलिए 2 हफ्ते पहले कहा था कि स्टोर करना शुरू कर दें। आप लोग बात नहीं मानते। आप समय व्हाट्सएप जड़े ने ना गैर संजीदा ने। सर मैं गैर संजीदा नहीं हीगा, मैनू अगे नजर आ रहा होंदा कि अगे की होने वाला हैगा। हुण तां तुसीं वेखना रेड़ियां दे उत्ते ਜਿਹੜਾ प्याज ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 50 रुपए अगर किलो मिलता पिया हैगा सी ना, लो जी तुसीं इहनूं 100 रुपए भी लैके वहाना। और ये वो बेसिक चीजें हैं कि आप घर में कुछ भी बनाएंगे तो ये आपने डालनी आपने। अच्छा यहाँ पर मैं ताजिरों की बात करना चाह रही हूँ जो कि नए टैक्स और FBR को गिरफ्तारी का इख्तियार नामंजूर। ताजिरों का ये कहना है, ये ताजिर राइट पे हैं, इनके मुतालिबात ठीक है जो नए टैक्स के खिलाफ ये एहतजाज कर रहे हैं और गिरफ्तारियों के खिलाफ एहतजाज? देखिए जब आप टैक्स नहीं देंगे, अपना टैक्स बचाएंगे, टैक्स बचाने के बेशुमार तरीके हैं। ताजिरों को अब ख्याल आया कि उसके अंदर ये चीजें भी हैं। कितने ताजिर हैं जो एग्जैक्ट अपनी टैक्स रिटर्न जो है वो दुरुस्त तरीके की जमा करवाते हैं? कितने ताजिर हैं आप मुझे बताएं। जब आप किसी ताजिर से सामान खरीदने, कितने ताजिर हैं जिन्होंने ओरिजिनल रसीद बुक्स रखी होती हैं जो काट के रसीद आपको देते हैं और वो खजाने के अंदर फिर हमारे यहाँ ना मैकेनिज्म भी कोई एक जैसा नहीं है। आपने जो जिसको धड़ लिया बस धड़ लिया, जो पकड़ा गया और जो नहीं पकड़ा गया वो मौजे बनाता सर आपके तो ये हाल है। माजरत के साथ आप एक गरीब सब्जी फरोश को पकड़ लेते हैं कि जनाब वो सस्ती सब्जी बेच रहा है और वो अभी तक अदालतों के अंदर होता फिर रहा है। ये तो आपका निजाम है, बिल्कुल ये तो आपका निजाम है। आपने क्या किसी महंगे वाले को पकड़ना है? एक बंदा अगर सस्ती सब्जी बेच रहा है तो यार तेनू की आ रहा है, बिल्कुल है
यहाँ पे अभी आप मुझे बताएं कहाँ पे है रियासत? ये रियासत है सब्जी सस्ती बेचने के ऊपर। वो बंदा, मैं रोजाना खबर पढ़ता हूँ, वो बंदा रोजाना अपने वकील के साथ अदालतों के चक्कर लगा रहा होता है, और कौन सा इंसाफ मिल रहा है आप मुझे बताएं? ये वहाँ का वो कमिश्नर था, एसी था, जिसने उसके खिलाफ पर्चा दर्ज किया, उसकी अक्ल मातम करने चली गई थी, अखों पे पर्दा पिया होया सी। यहाँ पे तो ये हाल है। आप ये कह रही हैं कि नए टैक्स एफबीआर को गिरफ्तारी का इख्तियार। सर हम सिस्टम बनने ही नहीं देते हैं। सिस्टम बनने लगता है तो हम नैंज करके विचों निकल के वो मेंढका की तरह जिस मेंढक निकल आते ना बरसात के मौसम के विच एकदम निकल के बाहर आ जाते हैं। ओ लो 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 की हो गया सर, फड़ लोगे और इस पॉइंट पे सब लोग जो हैं वो हमें मुत्तहिद भी तमाम ताजिर नजर आ रहे हैं, लेकिन अपने मफाद के लिए हर बंदा ये जो कम्युनिटी है ना, ये अपने मफाद के लिए ऐसे हो जाती है। लेकिन अवामी मफाद के लिए आप मुझे बताएं कितने ताजिर ऐसे हैं कि जो टीवी है, फ्रिज है, या जो भी जरूरियात की चीजें हैं वो मुनासिब दामों के ऊपर बेच रहे हैं। बिल्कुल नहीं, आपको मार्केट में प्राइस का अच्छा खासा डिफरेंस जो है वो नजर आएगा। आपको समझ ही नहीं आती कि चीज मेयारी नहीं है, वहां पर गैर मेयारी है, जो इतना अच्छा खासा डिफरेंस है। वजूहात इसकी क्या है आपको समझ वो नहीं चीज खराब निकले, वो चीज लेके उस ताजे के पास चले जाएं, वो पहले आपको कहेगा आहो जी खराब होगी लेना, लो जी लेके जाएं आप, उसके बाद वो आपको तोता चशम ना बन के दिखा दे। तो मुझे बताइए सर, आपका सिस्टम ही नहीं है, किसी भी गवर्नमेंट ने सिस्टम नहीं बनने दिया। बिल्कुल, और ये सिस्टम बट साहब बन भी नहीं सकता। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मनशियात के आदी अफराद का इलाज किस तरह से मुमकिन बनाया जा सकता है, और फिर रिहेबिलिटेशन इतनी मुश्किल है, रोजगार कैसे फराहम किया जाएगा, ये एक सवालिया निशान है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। रोजगार का इंतजाम किया जाएगा, मनशियात के आदी अफराद का पहले इलाज होगा। मुझे याद है कि जब हमने प्रॉपर एक शो किया था और बताया था कि कौन कौन से व्हाट्सएप पॉइंट है शहर में जहां पर मनशियात के आदी अफराद का मुसलसल डेरा है, वहां पर उनको मनशियात फराहम भी की जाती हैं, और वहां पर सारी शहर की अहम शख्सियात भी गुजरती हैं। कोई पूछने वाला नहीं है जी, उनको हटाने वाला कोई नहीं। डीसी साहब का जब मौक़िफ़ लिया तो उन्होंने कहा जी हम इनको उठा के कहाँ लेके जाएं, अस्पतालों में 3 दिन रख देंगे, 4 दिन रख देंगे, जब तक हमारे पास प्रॉपर रिहेबिलिटेशन सेंटर नहीं होंगे हम इस चीज का खात्मा नहीं कर सकते। आपके पास तो सेंटर नहीं, आप रोजगार कैसे देंगे, कहाँ रखेंगे इनको? यार लंगर खाने बना सकते ने तो क्या ये सेंटर नहीं बना सकते? लंगर खानों की कल हमने खबर डिस्कस की है कि वहां पर भी हुकूमत की अपनी रिपोर्ट के मुताबिक ये इंकशाफ हुआ है कि मनशियात के आदी अफराद हैं, जो लोग अंदर रह रहे हैं वो मनशियात लेके रह रहे हैं। देखिए बिल्कुल आप खुद अब अंदाजा कर लें। देखिए ना, आप जब तक सेंटर्स नहीं बनाएंगे, और अच्छा दूसरा मुझे ये बताइए कि ये इसके अंदर ये कहा गया है कि जी मोटर मैकेनिक, दर्जी, इलेक्ट्रिशियन और दीगर कोर्सेज करवाए जाएंगे। इस बात की क्या गारंटी है कि जब ये लोग कर लेंगे, अगर सपोज मैं जरा थोड़ा सा आगे जा रहा हूँ, कर लेंगे तो इनको कोई नौकरी दे देगा? जिस बंदे को ये पता हो ना कि ये बंदा मनशियात का आदी है। सर बहुत मुश्किल है, सबसे पहले तो ये आदत छुड़वाना बहुत मुश्किल है। नहीं, आप अज्यूम कर लें कि एक बंदे से छूट गई, उसने काम भी सीख लिया, उसको नौकरी कौन देगा? नौकरी देगा ही कोई नहीं, नौकरी देगा ही कोई नहीं। सर बात वही आ जाती है कि आपका मैकेनिज्म ही कोई नहीं है, आप सिर्फ बातें कर देते हैं। आपने ये बात कर दी कि जी मनशियात के आदी अफराद का इलाज भी होगा, रोजगार भी देंगे। आप मुझे बताएं पहले कितने लोगों के आपने जो है वो इलाज करवाए हैं? जो आम इलाज करने वाले, यानी कि जो आम लोग बीमार हैं उनका हॉस्पिटल्स के उनको नहीं मिल रही, तो इनका बेचारों का क्या करेंगे? ये नहर के ऊपर रोजाना वो टीके मार रहे होंगे, जिस तरह गवर्नमेंट रोजाना महंगाई दे टीके मार रही है, हर जगह से मारी जा रही है। वो बेचारे वहां पे खड़े होकर नसों के अंदर टीके लगा रहे होते हैं और आपके कानून के मुहाफिज हजार रुपया उनसे ले लेते हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। ऐसी है ना, अली आरिफ ने प्रोग्राम किया ना इसके ऊपर, 1000 रुपए लिया जिसने कहा। तो आप मुझे बताएं, आप वहां से तो लोगों को उठा के ले जा नहीं सकते हैं, किस तरीके से आप रोजगार? सर बातें वो करें जिसके ऊपर इंप्लीमेंट करें। फड़ा ना मारो, कागज भी ना गंदे करो, कागज भी काले कर देंगे हो। मनशियात के आदी अफराद का इलाज करेंगे, रोजगार भी देंगे, और पाए ना पहले कुछ करते लवो। बातों पर इंप्लीमेंटेशन के लिए आपकी विल चाहिए, लेकिन इनकी जो विल है वो सिर्फ बयान देने तक है, उससे आगे की इनकी कोई विल नहीं है। सर आपको कोई ऐसे सेंटर्स नजर आने चाहिए जहां पर आप इन सब लोगों को पकड़ें, इनका इलाज मुआलजा शुरू करें।
आपके पास इस तरह की कोई इलाजगाह, कोई सेंटर नहीं है, तो जब तक इनके लिए कोई आपको प्रॉपर ठिकाना ही नहीं मिलेगा, फिर आप कैसे इनका इलाज मुमकिन बनाएंगे, कैसे आप इन्हें बाइज्जत रोजगार फराहम करेंगे, ये एक सवालिया निशान है। बट साहब वक्त कम है, मुझे इस खबर को वाइंड अप करना है, लेकिन हम अच्छे की उम्मीद जरूर कर सकते। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम लेते हैं ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी तो नाज़रीन, आप समझ ही चुके होंगे कि प्रोग्राम के हिस्से में हम बात करने वाले हैं जी बहुत ही मज़ेदार फल है जामुन, और ये मार्केट में बहुत कम अरसे के लिए आपको नज़र आता है। इसकी ग़िज़ाई अहमियत, इसकी आफादियत क्या है, और देखने में जितना ही खूबसूरत नज़र आता है, क्या वाकई ही इसके अंदर इतनी ज़्यादा ग़िज़ाई अहमियत और आफादियत मौजूद है। और कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें वाकई अल्लाह ताला की कुदरत, लोग कहते हैं जी जामुन रंग का ड्रेस बनाना है, ये बनाना है, वो बनाना है, आप जितना मर्जी इस चीज़ को कॉपी करने की कोशिश कर लें, जो खुदा ने असल खूबसूरती इस फल में रखी है, जो कलर रखा है, वो मुश्किल से ही आप कॉपी करके या ढूंढ आके भी लेकर आएँ तो आपको उस तरह का वाकई कलर जो है वो नहीं नज़र आता। तो इसकी अहमियत क्या है, इसके फ़वाइद क्या हैं अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं, किन लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा मौसर है, किन के लिए नहीं है, हम प्रोग्राम के हिस्से में डिस्कस करेंगे। हमारे ग़िज़ायात आयशा नासिर ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आयशा आपके वक्त के लिए। आज हम बात करने वाले हैं जामुन के हवाले से, क्या कहेंगी? देखिए, जामुन देखने में इंतहाई छोटा सा फल है और बहुत छोटे अरसे के लिए आता है, लेकिन ख़वातीन में यूजली इसको ज़्यादा पसंद किया जाता है। मर्द हज़रात इसका इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते, लड़कियां स्पेशली और बच्चे स्पेशली, वो जो ज़ुबान पर्पल हो जाती है उसके लिए बच्चे तो बहुत शौक से इसका इस्तेमाल करते हैं। लड़कियाँ वैसे इसका कलर की वजह से शायद, लेकिन लड़कियों में इसकी कंजम्पशन ज़्यादा होती है। बहरहाल लड़कियों के लिए है भी ये ज़्यादा फ़ायदेमंद, क्योंकि इसके अंदर आयरन है। बच्चों के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है, लड़कियों और बच्चों के लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। हमारे यहाँ अक्सर हम टीवी लगाते हैं तो आयरन की कमी पे बहुत ज़्यादा अवेयरनेस दी जा रही होती है। आयरन की कमी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, और वजह क्या है कि हम लोग बाहर का खाना ज़्यादा खा रहे हैं। मतलब ओवरऑल हमारा लाइफस्टाइल आयरन की कमी की वजह बन रहा है। विटामिन सी के बगैर आयरन एब्जॉर्ब नहीं होता। हम जितना मर्जी, आप और मैं जितना मर्जी बीफ मटन वगैरह खाते रहे, अगर हमारी बॉडी में विटामिन सी ही नहीं है तो आयरन एब्जॉर्ब नहीं होगा। जामुन एक ऐसा फल है जिसमें विटामिन सी और आयरन दोनों मौजूद है। मतलब ऐसा फल है और इसके अंदर इतनी दोनों चीजें मौजूद है, यानी कि आयरन है, उसकी एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन सी भी है, यानी उसकी एब्जॉर्प्शन आयरन की मैक्सिमम हो जाती है विटामिन सी के साथ। अब आयरन का हम जानते हैं कि अगर आयरन की कमी हो जाती है, आपको बहुत ज्यादा थकावट फील होती है, आपको खून की कमी होना शुरू हो जाती है, आप बहुत ज़्यादा, जो क्लास में बच्चे हैं वो पीछे रहना शुरू हो जाते हैं, मेंटली आप उतने एक्टिव नहीं रहते, आप फिजिकली इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते। विटामिन सी की कमी क्या करती है? विटामिन सी की कमी आपकी कुव्वत मुदाफ़त को कम करना शुरू कर देती है। जब कोविड आया था हम सब ने विटामिन सी के सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर दिए थे। विटामिन सी का नेचुरल सोर्स है जामुन। अब ना सिर्फ ये कि ये हमारी कुव्वत मुदाफ़त को बिल्ड करता है, ये एक स्ट्रॉन्ग एंटी ऑक्सीडेंट है। एंटी ऑक्सीडेंट एक ऐसी चीज़ होती है हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे एक वक्त में ना बहुत सारे रिएक्शंस हो रहे होते हैं, जिनके नतीजे में बहुत ज़्यादा जहरीला मवाद खारिज हो रहा होता है। अब वो जहरीला मवाद बॉडी के अंदर ही रहे तो वो बहुत सारी बीमारियां जैसे कि कैंसर और शुगर की वजह बन सकता है। उस जहरीले मवाद को खारिज करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़रूरी हैं, जो कि विटामिन सी खुद एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। इसके अलावा विटामिन सी बहुत सारी हमें ना सिर्फ बीमारियों से बचाने में हेल्प करता है, हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। हमें स्किन, लड़कियों का हमारा मसला होता है, आप कोई वैसे खाए ना खाए, स्किन की वजह से तो लोग इसका इस्तेमाल शुरू बिल्कुल ऐसे ही। और अगर हम डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं वो भी हमें यूजली विटामिन सी लिख कर दे देते हैं कि 500 mg जितने भी mg आपने इस्तेमाल करना है। विटामिन सी का नेचुरल सोर्स जो है वो जामुन है। इसके अलावा एंटी फंगल, एंटी वायरल प्रॉपर्टीज़ हैं इसके अंदर, यानी ना सिर्फ ये कि ये जहरीले मवाद को खारिज करता है, बॉडी के अंदर अगर कोई वायरस है तो उसको सप्रेस करता है। देखिए कोविड आया, हमने ये देखा कि वायरस से मुकाबला इतना आसान नहीं होता, कुछ चीज़ें हेल्प कर सकती हैं। कोविड को, अब कोई डाइट ऐसी तो नहीं है कि वो कोविड को ही ख़त्म कर देगी, लेकिन वो हमें हेल्प ज़रूर करेगी हमारी कुव्वत मुदाफ़त को बिल्ड करने में, कोविड के अगेंस्ट हमें लड़ने में। तो जो जामुन है वो एंटी वायरल है, वायरसेस को सप्रेस करने, उनके अगेंस्ट लड़ने में हमें हेल्प करता है। इसी तरह ये एंटी फंगल है।
फंगल इन्फेक्शंस यूजुअली हमें स्किन का पता होता है कि जी स्किन पे फंगल इन्फेक्शंस लग जाते हैं, बॉडी में अक्सर फंगल इन्फेक्शंस होते रहते हैं और जिनको होते हैं वो जानते हैं ये कितने ज़्यादा पेनफुल है। हमारे हमसाया मुल्क पे फंगल इन्फेक्शन फैला था जो आंखों पे और मुंह पे बहुत ज़्यादा ब्लैक फंगस के नाम से वो बहुत ज़्यादा, ये नहीं कि ये फंगस को ठीक करेगा, ये फंगस के अगेंस्ट हमें लड़ने में हेल्प करेगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि जामुन की गुठली एंटी फंगल है बहुत बड़ा, कि जामुन की गुठली पीस के आप उस पर लगाते रहेंगे, नहीं, इससे कोई इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन ये आपको हेल्प ज़रूर करेगा फंगस के अगेंस्ट लड़ने में। इसी तरह ये एंटी बैक्टीरियल है। बैक्टीरिया से जो हमें बीमारियां आ रही होती हैं, बैक्टीरिया से देखिए तीन तरीके से आती है ना, या तो वायरस से या फंगस से या बैक्टीरिया से। तो ये हमें बैक्टीरिया के अगेंस्ट भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, बैक्टीरिया के अगेंस्ट भी हमें लड़ने में हेल्पफुल साबित होता है। डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। तेज़ाबियत का मसला भी ख़वातीन में ज़्यादा देखा गया, आजकल मर्द हज़रात में भी ज़्यादा वजह ये होती है पूरा दिन बैठे रहते हैं। हमारी जॉब आजकल बैठने की जॉब है, कोविड की वजह से वैसे बाहर निकलना, इवन अगर वर्क फ्रॉम होम भी चल रहा है तो भी आपने एक कुर्सी पर बैठ के काम करना है। सो तेज़ाबियत के लिए, हमारे हाजमे के लिए, डाइजेशन को बेहतर करने के लिए जामुन इंतहाई फ़ायदेमंद। बिल्कुल, हम यहीं से आयशा गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। बहुत सारी आयशा ने इसकी खुसूसियात बता दी हैं, तो अब इस्तेमाल किन लोगों ने इसका नहीं करना या इसका इस्तेमाल कितना होना चाहिए, अब छोटा सा पहले जब आप खाना शुरू करते हैं तो आपको पता भी नहीं चलता, इस पे ज़रूर बात करते हैं। आयशा नासिर हमारे साथ मौजूद हैं। आयशा, जितनी ज़्यादा खुसूसियात आपने जामुन को बता दी हैं, मुझे ये बता दें, क्योंकि ये फल छोटा सा है, जब हम खाना शुरू करते हैं तो क्वांटिटी पे हम नहीं आते कि जी हमने कितना खाना है, इसका कितना इस्तेमाल, किस टाइम इस्तेमाल होना चाहिए और किन लोगों के लिए ज़्यादा मुफीद है। ये शुगर के पेशेंट्स के लिए ये बहुत अच्छा है, कॉन्स्टिपेशन अगर किसी को हुई हुई है उसके लिए बहुत अच्छा है, ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन इस पर नमक डाल के अगर खाएंगे तो नुकसान। नॉर्मली इसका इस्तेमाल लोग ऐसे करते हैं, नमक डाल के खाते हैं, नमक के साथ ब्लड काला नमक। हाँ, लेकिन काला नमक भी हो जाए ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स ने नमक के साथ ना ही खाएं। और कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स के लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, जिन्हें आयरन की कमी है उनके लिए ये बहुत अच्छा है। और जो लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते वो हैं जिन्हें डायरिया हुआ है। डायरिया के जो लोग डायरिया के पेशेंट्स हैं वो इसका इस्तेमाल ना करें। और एक एहतियात मैं बता दूं कि जामुन के ऊपर से दूध नहीं पीना, एम्प्टी स्टमक इसका इस्तेमाल नहीं करना, खाली पेट। इसको स्नैक के तौर पे इस्तेमाल करें, यानी नाश्ते दोपहर के खाने या दोपहर के खाने और रात के खाने के दरमियान। और 150 ग्राम, पहले आप खाना शुरू करते हैं तो बस खाए जाते हैं, 150 ग्राम यानी एक छोटी कटोरी के अंदर जितना आता है उतना आपने इस्तेमाल करना है। ये तो आप यहाँ से खाना शुरू करेंगे वहाँ से खत्म हो जाएगा। बस यही हमारी आदत है, हम लोग देखते हैं कि हम खा कितना रहे हैं। हाँ। 17 to 21 जामुन आप एक वक्त में खा सकते हैं, इससे ज़्यादा ना खाएं। वैसे अगर आप इसको डबल भी कर देते हैं, 42 तक भी ले जाते हैं, बच्चों में इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हाँ, अगर बड़े इसका इस्तेमाल इससे ज़्यादा करते हैं तो फिर मुख्तलिफ किस्म के साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं। सही। अब मुझे ये बता दें, कौन से लोग इनका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर सकते हैं? जिन्हें डायरिया का, जिन्हें डायरिया, सिर्फ डायरिया के लोग, इतना अच्छा फल है, हर किस्म का पेशेंट इसका इस्तेमाल कर सकता है, सिर्फ डायरिया के पेशेंट से। सिर्फ डायरिया के पेशेंट जो है नहीं कर सकते। अगर शुगर पेशेंट को आपने कहा कि उनके लिए बहुत अच्छा है, तो उनको भी इसकी क्वांटिटी 17 to 21 जामुन एक वक्त में खाना। और शुगर के पेशेंट्स के लिए सुपर फूड है, ये बेरी कैटेगरी में आता है। अना, मैं बेरीज ढूंढती रहती हूँ क्योंकि मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, मुझे पता है बेरीज के कितने फ़वाइद हैं। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली बेरीज आती नहीं है, या फालसा आता है या जामुन आता है, तो जब ये आ गया इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं। आप लोग सोच भी नहीं सकते, इस छोटे से फल में, ये हो गया फालसा हो गया, दोनों के अंदर हैं दोनों छोटे छोटे, इनके कितने फ़वाइद हैं। वैसे हम स्ट्रॉबेरी चलो आ जाती है, लेकिन वो भी सीजनल आती है बहुत छोटे अरसे के लिए। ब्लूबेरी पिछले दिनों मैंने पता किया 1200 रुपए की एक पाव थी, तो उसकी निस्बत फ़ायदे उसमें भी मोरलेस यही हैं जो हमारे पास जामुन के अंदर है। जामुन ज़रा सस्ते में मिल जाता है, सेहत के लिए उतना ही अच्छा है, तो इसका जितना फ़ायदा उतना ही, और आपको सस्ते में थोड़ा सा ये फल मिल जाता है। अच्छा आयशा, ये कहिएगा, क्या वेट कम करने में भी ये बहुत साबित होता है? जो लोग डाइट कॉन्शियस हैं उनको अगर कुछ क्रेविंग हो रही है तो वो जामुन खा सकते हैं? बेवक्त की क्रेविंग, अक्सर हमारा दिल कर रहा होता है बस मुंह में कुछ डाल दें। मतलब हम फ्रिज तक जाते हैं और हमें समझ नहीं आ रही होती हम क्या। एक तो ये उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, एज अ स्नैक बहुत अच्छा है। अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं, लेट से नाश्ता कर लिया, उसके बाद आपको भूख लगना शुरू हो गई है या हल्की फुल्की भूख लग रही है, तो उसमें एक छोटी कटोरी आप जामुन की एक एक दाना करके खाना है, ये नहीं कि मुट्ठियाँ भर भर के खाने लग जाने, एक एक दाना करके आप इस्तेमाल करें, ये बहुत फ़ायदेमंद है। इवन ये होता है कि हम कई दफ़ा डाइट में रोटी आधी करा देते हैं कि आप आधी रोटी का इस्तेमाल करें। अब क्लाइंट ने खाना खाया, पेट नहीं भरा, तो उसके बाद वो एक छोटी कटोरी जामुन की इस्तेमाल कर लें, वो खाने के साथ ही जामुन का इस्तेमाल कर सकता है। वेट लॉस में ये हेल्पफुल साबित होगा। बस वही इसकी एहतियात के ऑल्दो खाने के साथ इस्तेमाल हो सकता है, मगर खाने में डेरी, ये नहीं कि रायता भी खा लिया और साथ में जामुन भी खा लिया तो फिर उसके साइड इफेक्ट। सही। अच्छा, मुझे अब आपसे ये पूछना है, इसकी गुठली और पत्तों की अफादियत भी कहा जाता है, वो क्या है?
जो इसके पत्ते और गुठली दोनों हैं एंटी वायरल, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज हैं। एक्जिमा के लिए होम्योपैथी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। मतलब एक्जिमा, स्किन ड्राइनेस को हम कह सकते हैं, स्किन से रिलेटेड जितनी बीमारियां हैं जहाँ स्किन पे कोई फंगल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, इसके पत्तों को और इसकी गुठली को कूट के उसका जो लेप है वो हाथों पे किया जाता है। इवन एक्नी को ट्रीट करने के लिए भी, ऑल्दो आप इसको खाते हैं, वो उसका खाना भी एक्नी के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने बताया विटामिन सी का ये अच्छा सोर्स है। लेकिन अगर किसी को एक्नी हुआ हुआ है तो उसके पत्तों को पीस के और इसकी जामुन की गुठली को पीस के वो स्किन पे इसका लेप करें तो वो भी बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। सही, और अगर गुठली का इतनी अफादियत है, आप खा भी लेंगे तो उसका आपको उतना ही फायदा होगा। थैंक यू सो मच आयशा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने खासी डिटेल में बता दिया। अब जो लोग जामुन नहीं भी खाते थे मेरे ख्याल से वो भी खाना शुरू कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। अगर वो पहनते हैं तो उनके लिए ज़रूरी है। तो इस तरह की कैंपेन अगर शहर में चलाई जा रही है और सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो है वो ये काम जो है वो उठाया गया है और शहरियों को जिम्मेदार बनाया जा रहा है, तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट ये है कि इनके साथ ताउन कीजिए, क्योंकि ये चीज़ें जितनी भी हम प्रमोट करेंगे कहीं ना कहीं हमारी अपनी सेहत के लिए, हमारी अपनी ज़िंदगी की हिफाजत के लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम आपकी मुलाकात कराने वाले हैं वर्सटाइल फनकार हैं हसन अब्बास साहब। कॉमेडी की दुनिया का एक बड़ा नाम है। कॉमेडी और अजीम गुलकारों की नकल करने में हसन अब्बास को कमाल हासिल है। मलका तरन्नुम नूरजहां, शहंशाह गज़ल मेहदी हसन और उस्ताद नुसरत फतेह अली खान की पैरोडी करने में ये माहिर है और इन बड़े नामों के साथ ये काम भी कर चुके हैं। और आपको आज अपने मेहमान से तो मिलवाएंगे ही हम, लेकिन मैं बताती चलूँ जी, 40 साल से ये जो है अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, लेकिन अब हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि गुज़िश्ता 4 सालों से खुद इन्होंने ये बताया कि जी वो बहुत ही इस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कुछ कोविड की वजह से, और कुछ फ़न को उस तरह से उनके कदर नहीं दी जा रही। वजूहात क्या हैं, हम अपने मेहमान से ही जान लेते हैं। अपने मेहमान को खुशामदीद कहेंगे। हसन अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या हाल चाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो मैं समझती हूँ आज के दौर में वो लोग जो कि आपके चेहरों पे मुस्कुराहटें भी खेल देते हैं, बिलाशुबा वो काबिल तहसीन भी होते हैं और उनको हमें थैंक यू भी कहना चाहिए, लेकिन मुस्कुराहटें भी खेलने के अंदर वाली अपनी ज़िंदगी जो होती है वो, जैसा कि आपने बताया, बड़ी दर्दनाक है। क्यों ऐसा है? बस तो कह रहे कि बाहर की तमीज़ शुरू है, अंदर सब कुछ टूट चुका है। तो ये हालात ही ऐसे हैं, आपके सामने हैं सारे आज। तो बड़ी खुशी हो रही है, आप बुलाया, आपने याद किया, और बड़ी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। 40 साल का सफ़र जो है किस तरह से स्टार्ट किया, और वो जब कदम रखा तो क्या सोचा था, क्या करना चाह रहे थे आप? वैसे तो गाने के लिए मैं आया था इस फील्ड में, और फिर मुलाकातें हुई बहुत अच्छे लोगों से, शौकिया था, और फिर खान साहब के साथ बहुत ज़्यादा टाइम गुजारा, टिल डेथ तक नुसरत फतेह अली खान साहब के साथ, और फिर गुलाम अब्बास साहब के साथ, फिर गुलाम अली साहब के घर में रहने का मौका मिला, तो फिर न्याज़ी साहब के साथ रहने का मौका मिला। तो ऐसे लोगों की खिदमत करते करते मैंने सोचा कि मैं इनसे अच्छा नहीं गा सकता, तो मैंने सोचा कि चलें लोगों को हंसाया जाए, लोगों को एंटरटेन किया जाए और मुस्कुराहटें बांटी जाएं और खुशियाँ बांटी जाएं, तो इसलिए मैंने इसको अडॉप्ट किया। सही, मैं आपकी तस्वीर देख रही हूँ, ऑलमोस्ट हमारी इंडस्ट्री के जितने बड़े नाम हैं सबके साथ आपकी तस्वीर हैं। एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा, इस पर हम बात करते हैं। नाज़रीन, अभी एक अहम खबर आप तक पहुंचा दी, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। हसन अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हसन अब्बास साहब, कॉमेडी की तरफ आप आए, आपने आपका शौक थी, तो जब कॉमेडी स्टार्ट की तो किस तरह से स्टार्ट लिया, किन किन शोज़ में ज़्यादा जाने का मौका मिला, किन किन लोगों के साथ ज़्यादा काम करने का मौका मिला? मैंने बहुत मतलब फॉरेन कंट्री में भी गया हूँ, अमेरिका गया हूँ 3-4 दफ़ा, कनाडा, यूरोप, और सलमा की एक फ़िल्म थी जब वो निकाह, तो वो हिट थी, तो उस वक्त उन्होंने मुझे बुलाया कि मेरे साथ आप शो करें कनाडा में, और सलमा के साथ मेरा शो था, अताउल्लाह ने अज़वर में था। फिर इंडिया में हम लोग मैडम नूरजहां के ट्रिब्यूट करने के लिए गए, उसमें परवेज़ मदी साहब थे, मैं था, मेरा चन्ना थी। हर किसी की ज़िंदगी में ना एक टर्निंग पॉइंट होता है जहाँ से उसको शोहरत मिलती है। कौन सा ऐसा पॉइंट था, कौन सा ऐसा डायलॉग था, कौन सी ऐसी कॉमेडी थी जो सबको पसंद ही, आगे सबके दिल को भा गई? एक्चुअली मैं रेशमा जी को पैरोडी करता था बहुत ज़्यादा, अच्छे लोग बड़ा प्यार करते थे मुझसे और अच्छे तरीके से सुनते, और मैडम नूरजहां जी
नुसरत फतेह अली खान साहब और लेजेंड लोगों की मैंने पैरोडी की। यानी ये वो लोग हैं जिनकी पैरोडी से आपको एक नई रूप फूंकी गई आपके फन में, तो जरूर हमें भी करके दिखाएं। और मैंने ये ड्रामा नहीं किया आज तक। अच्छा। कोई ड्रामा, कोई चैनल मैंने टीवी नहीं किया, फिल्म नहीं की मैंने, लेकिन वर्ल्ड टूर किए मैंने। मिस्टर कॉमेडी का अवार्ड अमेरिका से मिला मुझे, फिर इंडिया से आलमी पंजाबी परिवार का अवार्ड मिला, और पाकिस्तान के तो जितने भी अवार्ड हैं, बुलान अवार्ड, एशियन, जितने भी अवार्ड सर मैंने, अल्लाह का शुक्र है। चलिए जी, मैं जरूर चाहूंगी कि जो पॉइंट आपको लगे कि टर्निंग थे और यहाँ से आपको बहुत शोहरत मिली, जो आपने पैरोडी की, वो हमें भी करके दिखाइएगा जी। तो सबसे पहले आप किसकी करके दिखा रहे पैरोडी? रेशमा जी की सुनना चाहते हैं? जी जरूर जरूर जरूर। मैंने कहा वो बिल्कुल सादा फनकार थी, उनको ना उर्दू से आती ना पंजाबी, लेकिन बातें करने का बड़ा शौक था रेशमा जी को। तो जैसे आप सवाल करेंगे कि रेशमा जी आपने गाना कब शुरू किया, तो कहने लगी कि नाज़रीन गाना बजाना तो कब मुझे आता था, तो मेरा बड़ा बेटा गाता था। तो ऐसे लोग सवाल करने के बंदा पूछा रेशमा ते नवाजी पे कौन होता है? मैं जो मेरे घर होता है वही मैं नवाजी पे होता है। मैं तो सादा और तुम्हें तो सच बात करनी है, बड़े बड़े गाने मेरे हिट हुए तो बच्चे मेरे 2 हुए। मैं इंग्लैंड गई हाँ, टोरंटो गई हाँ, लंदन गई, बड़े बड़े पिंडा से जानी है मैं। किसी ने कहा रेशमा जी कोई यादगार वाक़या सुनाओ। कहने लगे मैं पहला गाना रेडियो पे गाई हूँ, जब कितने नैन ना जोड़ी तो शीशे के कमरे में मुझे बंद कर दिया, तो मेक मेरे आगे लगा दिया, तो मैं तो घबरा गई, तो मैं अकेली कमरे में गा के बाहर निकली, तो बंदे ने मुझे 500 रुपया दे दिया। मैं तो लड़ पड़ी, मैंने कहा कौन होता तो मुझे 500 देने वाले, सादा ज़माना था उस वक्त, तो 500 रुपये इकट्ठे दे दिए। तो मैं तो लड़ पड़ी, मैंने कहा कौन हो तुम 500 देने वाले मुझे, अगर पैसे देने मुझे चेंज लेके और थोड़ी थोड़ी करके दे मुझे। सही सही, और बहुत ही जबरदस्त अंदाज में आपने गाने का अंदाज और वाकई ये उनका ये अंदाज था, और इसी तरह से वो गुफ्तगू करती थी। अच्छा, गाना आपने कहा गाने का शौक है, तो जरूर कुछ गा के भी सुनाएं। बिल्कुल, क्यों नहीं। क्या एक तो बलम मेरे, एक तो बलम मेरे पास नहीं रे, दूजे मिलन दी कोई आस नहीं रे, दूजे मिलन दी कोई आस नहीं रे। उस पे ये सावन आया आग लगाई, हाय लंबी जुदाई 4 दिन दा प्यार और बावड़ी, लंबी जुदाई लंबी जुदाई। वाह, बहुत जबरदस्त, बहुत खूब बहुत खूब। 40 साल से आप कह रहे हैं कि आपने काम किया, और ये 4 साल क्या हुआ जो आप कह रहे हैं कि जी कुछ कोविड की वजह से हालात ऐसे हो गए, क्या फन की कदर करने वाले लोग कम है? और कुछ एक्सीडेंट हो गया था मेरा, और अच्छा। जबड़े टूट गए थे सारे, ये तो सर्जरी हुई, फिर उसके बाद कोविड आ गया, फिर वैसे ही लोग, माहौल ही चेंज हो गया, लोगों का रुझान स्टैंड अप कॉमेडी तो बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है। तो हम लोग तो चैनल पे काम नहीं करते थे, तो स्टैंड अप कॉमेडी रुझान ही नहीं है, और कम बुलाया जाता है, तो ये ख़त्म हो रही है। इसको तो रहना चाहिए था स्टैंड अप कॉमेडी। अच्छा, कॉमेडी असल में कॉमेडी होनी चाहिए, हेल्दी इन्वायरमेंट, हेल्दी गुफ्तगू होनी चाहिए। इस पे लोग भी तनकीद करना शुरू किए। आप समझते हैं कि ये माहौल वाकई ख़त्म होता चला जा रहा था? बिल्कुल, क्योंकि उसमें लोग जो नोक जोक करते थे, माएँ बहनें की बातें और ये वो, तो वो मैंने नहीं किया, मैंने थिएटर में काम नहीं किया, और ना कोई ड्रामा ऐसा किया जिसमें मुझे लोग फैमिली के लोग सुनते हैं, वो बुलाते थे, और फैमिलियों में जाके बुलाया करते, तो वहीं पे आपने देखा होगा दिलीप मेहदी साहब के कमेंट्स में उन्होंने भी बड़े प्यार मोहब्बत से किए। राहत फतेह अली खान साहब बहुत प्यार करते हैं। किन किन लोगों से सीखा अपने तमाम करियर? मैंने नुसरत फतेह अली खान साहब से बहुत कुछ सीखा, और शहीद मेली साहब से, गुलाम बाज साहब से, यानी जितने मेहदी हसन साहब से, तो ऐसे लोगों के साथ साथ ही मैं रहा हूँ, उनके घरों में मैं रहा हूँ, उनके घर मैंने अपनी ज़िंदगी वक्त कर दी। यानी इतनी कुर्बत में उन लोगों के साथ आपने वक्त गुजारा है। नुसरत फतेह अली खान साहब के साथ मैंने आपकी तस्वीर भी देखी, आप बार बार जिक्र भी कर रहे हैं, तो क्यों ना जाते जाते उनका कुछ ज़बरदस्त सा सॉन्ग जो आपको भी बहुत पसंद हो, वो आप हमें सुना दीजिए।
बहुत बड़े लोग हैं, उनकी पैरोडी करना। तो चलिए मैं मुश्किल पहले है। आपका शुक्रिया अदा कर देती हूँ क्योंकि यहाँ से फिर हम ब्रेक की तरफ चले जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। और हम जरूर यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे हुकूमत से भी, वो प्लेटफॉर्म जहाँ पर कॉमेडी को आप आगे लेकर आ सकते हैं, लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेर सकते हैं। आपके पास इतना जबरदस्त जब टैलेंट मौजूद हो तो सिर्फ आपने इन लोगों को आगे लेकर आना है, इनके लिए प्लेटफॉर्म आपने मुहैया करना है ताकि लोगों के चेहरों पर ये भी मुस्कुराहटें बिखेर सके और ये भी अपना रोजगार कमा सके, ये भी मुआशरे में आगे बढ़ सके। तो क्या सुनाना चाहेंगे जाते जाते? खास का अंदाज, उनका गाना। तारे तारे न तेरा रे जानिया डोलना तुम सिख का दे दुख सुख फोलना, तेरे बिन नहीं लगना दिल मेरा टोलना वे, वाह। तेरे बिन नहीं लगना दिल मेरा टोलना, तेरे बिन नहीं लगना दिल मेरा टोलना वे, तेरे बिन नहीं लगना दिल मेरा टोलना, जानिया डोलना तुम सिख का दे दुख सुख फोलना, तेरे बिन नहीं लगना दिल मेरा टोलना वे, तेरे बिन नहीं लगना दिल मेरा टोलना। वाह, बहुत खूब, बहुत जबरदस्त। और वाकई आपने अगर वक्त साथ गुजारा है तो बहुत जबरदस्त सीखा भी है और बहुत जबरदस्त आपने चीजें जो है गा सकते हैं। आपको मैं तो कहती हूँ कॉमेडी के साथ साथ आपको इसको भी आगे लेके चलना चाहिए। और मेरे हमारे सिंध का कल्चर का स्टाइल है उनका, मैं एक लाइन आपको सुना दूं, उनकी मैंने जो अडॉप्ट किया उनको, और वहाँ के जो एक्सप्रेशन जो इंटीरियर सिंध के लोग हैं ना, जो वो वजाहत करके गाना गाते हैं। तो जैसे आप होस्ट हैं और बुला रहे हैं, आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं, और फिर वहाँ के जो लोग जो बुलाने वाले हैं वो बड़े पढ़े लिखे और फनकार, उनके एक्सप्रेशन वैसे बैठे होते हैं। तो उनको बुलाया जाता है कि आजो बड़ो फनकार जो बड़ी जलाल चढ़ो जो शिकदन जे पेश कलाम तक दिना नादी दिना पेश करण जे माई भागी जा पुत्र जे सिंधी धरती जो सुठो फनकार जे। चले जी, ये भी फन आपके अंदर है, इसका भी आपने मुजाहरा करके दिखाया। थैंक यू सो मच। हमारे पास चूंकि वक्त कम है, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, हम ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे जी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हो रही है, यानी फिलहाल तो मौसम खुशगवार है। फिलहाल इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये जो मानसून की बारिश है इसके बाद हब्स की शिद्दत में इजाफा हो जाता है जी। तो इस टाइम तो मौसम खुशगवार है, हवा चल रही है या नहीं, प्रेडिक्शन क्या की जा रही है? सादिया खान बाहर मौजूद हैं। सादिया, बताइएगा मौसम कैसा है शहर का? जी हाँ, लाहौर के मौसम की सूरत हाल की बात करते हैं तो लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून का रंग जो है हमें मौसम में नजर आ रहा है। आज भी लाहौर में बादल छाए हुए हैं और मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी भी हुई है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में अच्छी बारिशें हुई हैं जिसके असरात जो है वो लाहौर के मौसम पर भी महसूस हो रहे हैं, जिसकी वजह से दर्जा हरारत में कुछ कमी महसूस की जा सकती है। आज लाहौर का पारा ज्यादा जो है वो 37 से 38 रहने के इम्कान। इसी तरह से हवा में नमी का तनासब बढ़ने की वजह से सफोकेशन और हब्स जो है उसमें भी इजाफा देखा जा रहा है। तो आज लाहौर के हवाले से महकमा मौसमियात की जानिब से पेशगोई की जा रही है कि आज लाहौर में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ अच्छी बारिश होगी और आने वाला हफ्ता जो है वो भी बारिशों के हवाले से काफी ज्यादा अहम समझा जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तूफानी बारिशें होंगी, जिसकी वजह से न सिर्फ हमारे जो मौसमियाती मसाइल हैं उनमें भी काफी हद तक कमी आएगी, उसके साथ साथ शहरियों को अच्छा मौसम भी देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच सादिया, मौसम की सूरत हाल आपने हमें बताई। और अगर आप प्लान कर रहे हैं मोबाइल खरीदारी का तो मेरे पास कुछ मोबाइल की कीमतें हैं। हुवावे Y8s मोबाइल है, इसकी प्राइस क्या है जी मैं आपको बताती चलूँ जी। सबसे पहले अगर आप ये मोबाइल खरीदना चाह रहे हैं 29,999 रुपये में ये मोबाइल आप खरीद सकते हैं। इसके बाद जी हुवावे मैट 10 लाइट मोबाइल है, 34,999 रुपये इसकी कीमत। हुवावे P9 लाइट मोबाइल है, 20,099 रुपये इसकी कीमत। नेक्स्ट मोबाइल कौन सा है जी? हुवावे नोवा 7i मोबाइल, 40,000 रुपये में अगर आप खरीदना चाह रहे हैं तो खरीद सकते हैं। तो ये तो इधर मोबाइल के रेट, सब्जियों के रेट क्या हैं ये हम आपको बता देते हैं जी आज के भाव में।
मार्केट में हसनैन मौजूद हैं। हसनैन, बताइएगा सब्जियों की कीमतें क्या हैं आज? जी, सब्जियों की कीमतों की अगर बात की जाए तो मुतअद्दिद जो सब्जियां हैं उनकी कीमतों में इजाफा देखने में आया है और सब्जी मंडी में जो सब्जियां हैं वो सरकारी नरखनामों के मुताबिक मंदरजा रेट्स पर दस्तयाब हैं। जैसे कि अदरक की बात की जाए तो जो अदरक चाइना है वो 10 रुपये इजाफा के बाद 510 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। आलू कच्चा की बात किया जाए तो आलू कच्चा नया जो है वो 2 रुपये इजाफा के बाद 65 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। प्याज की बात की जाए तो प्याज की कीमत में 1 रुपये इजाफा हुआ है और वो 45 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। बैंगन की बात की जाए तो बैंगन 5 रुपये इजाफा के बाद 57 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह अगर फूल गोभी की बात की जाए तो फूल गोभी की कीमत में 5 रुपये इजाफा हुआ है और 78 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है। इसी तरह खीरा फार्मी की अगर बात की जाए तो 5 रुपये इजाफा के बाद वो 52 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह अगर टमाटर की कीमतों की बात की जाए तो टमाटर की कीमतें मुस्तहकम हैं और वो 65 रुपये फ़ी किलो में सरकारी नरखनामों के मुताबिक फ़रोख्त हो रहा है। अगर ओपन मार्केट की बात की जाए तो ओपन मार्केट में जो टमाटर है वो 70 से 75 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह अगर लहसन की बात की जाए तो जो लहसन ईरानी है जी उसकी कीमत 195 रुपये मुकर्रर की गई है। इसके अलावा अगर लसूड़े की बात की जाए, लसूड़े की कीमतें भी मुस्तहकम हैं, 78 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। मेथी की बात की जाए तो मेथी की कीमत में थोड़ी कमी देखने में आई है, लेकिन आज और कल जो कीमतें हैं वो मुस्तहकम हैं और 170 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है। इसी तरह अगर फलियां की बात की जाए तो जो फलियां बारीक हैं जी वो 114 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही हैं। इसी तरह मटर की कीमतों की अगर बात की जाए तो मटर की कीमतें भी मुस्तहकम हैं, 207 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं। इसी तरह अगर दीगर सब्जियों की कीमतों की बात की जाए तो जो टिंडे हैं जी वो 5 रुपये इजाफा। ठीक है जी हसनैन, बहुत शुक्रिया, आपने सब्जियों की कीमतें बता दी। मेरे पास है मीट रेट ज़ैनत शॉप के ये रेट हैं। अगर आप जा रहे हैं यहाँ से खरीदारी करने के लिए, बीफ पर केजी आप यहाँ से खरीद सकते हैं 590 रुपीज़ में। बीफ मिन्स आपको मिलेगा 760 रुपीज़ पर केजी में। मटन पर केजी 1580 रुपये, मटन मिन्स आपको मिलेगा 1660 रुपये, 1650 रुपये। चिकन के रेट हैं जिंदा मुर्गी गवर्नमेंट रेट के मुताबिक 166, 166 रुपये इसका बना हुआ गोश्त आपको मिलेगा 255 रुपये किलो। अब आज जी एग रेट्स क्या है? रिटेल प्राइस के मुताबिक आप अंडों की खरीदारी 155 रुपये दर्जन में कर सकते हैं। होलसेल पे अगर आप जा रहे हैं खरीदारी करने के लिए तो यहाँ से 153 रुपीज़ में आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं। और इसके बाद जी हमारे पास है गोरमे के प्राइस। अगर आप गोरमे से खरीदारी करने के लिए जा रहे हैं तो यहाँ से आप 154 रुपये। साथ ही प्रोग्राम का वक्त पहुंचे, अपने इख्तिताम को अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और वीकेंड अच्छे तरीके से एंजॉय कीजिए, इजाज़त दीजिए। लेकिन इसके साथ साथ आपको एक मैसेज ये देना चाहूँगी, जैसे कि हमने प्रोग्राम के स्टार्ट में डिस्कस किया था कि कोविड की जो भारतीय साख्त है उससे आपने अपने आप को महफूज रखना है। जहाँ कहीं भी रश वाली जगह पर जाएँ तो प्लीज़ ज़रूर एहतियात कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।